Jai Hind, future cadets and officers. I'm Chiranjeev and I welcome you all to a very interesting and important session for your CDAs and NDA exams related to biology. Now, whenever we talk about biology as a subject, this is a very interesting, important, and a very connecting subject because it is a subject which is also a underdog. हम यूजुअली इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इट इज़ अ रियली स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर हैं। 9th टू 12th तक की भी बायोलॉजी अगर आपको थोड़ी बहुत आती है, 12th चलो पूरी भी अच्छे से नहीं तो भी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको उसके बारे में बेसिक्स भी पता है, 11th 12th की एनसीईआरटी अगर आपने एक बार ब्रशअप भी कर रखी है तो एनडी और सीडीएस में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है बायो में। ऑब्वियसली क्वेश्चन के नंबर्स कम हैं, बट अगेन जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो आपको बहुत मदद कर सकते हैं एक अच्छा रैंक लाने के लिए। ठीक है, सो दिस सेशन इज अबाउट, हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस के क्वेश्चन पेपर्स जो कि होंगे आपके पिछले 10 साल के, फ्रॉम 2014 टू 2023। ऑब्वियसली इसमें हम सिर्फ सॉल्व करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ए देख लेना है, सी देख लेना है, डी देख लेना है, ये तो सब बता देंगे, तुम पीडीएफ से ज्यादा अच्छे से देख पाओगे, यहाँ टाइम वेस्ट क्यों करना है। फिर हम यहाँ पे बेसिकली ये समझेंगे कि अगर आपने बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्योंकि साइंस तो सभी ने पढ़ी है 10th क्लास तक। तो अगर आपने बायोलॉजी एज सच कोर बायोलॉजी कभी भी नहीं पढ़ा है, तो आप अपनी 9th 10th की नॉलेज को और 11th 12th की नॉलेज को, जो बेसिक आप आसपास सुनते रहते हो, साइंस एंड टेक पढ़ते रहते हो, जो न्यूज़पेपर पढ़ के आपने थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया है, उसको आप कैसे यूज करके लॉजिकल कंजेक्चर के बेसिस पे उन क्वेश्चंस को सही कर सकते हो जिसमें आपको लगता है कि अरे यार ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। तो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू टेक अ लॉजिकल कंजेक्चर गैस, which because conjecture is actually mean guess, so we are going to take a guess, but the guess will also be very 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 logic based। ठीक है, चलो समझते हैं इसको कैसे करने वाले हैं अपन। ठीक, so again this is a warriors batch and everyone who is preparing for any competitive exam is a warrior, you are one of them, make proud of yourself कि भाई साहब अपन warrior है और एक जंग में बहुत तगड़ी तैयारी के साथ अपन उतरने वाले हैं। सो दिस इज अ वॉरियर्स बैच, हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे जरा देख लेते हैं। सो ये सीडीएस और एनडीए दोनों के लिए ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हम इसके अंदर पीवाईक्यूज के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, और मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से टॉपिक तुमको अच्छे से तैयार करना है ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज। ठीक है, so this session is about the biological sciences or biological PYQs where we'll be discussing more about the CDAs and CDAs जैसा कि तुमको ऑलरेडी पता है, it is a combined defense services exam which is based on the graduation level। तो obviously थोड़ा level जो है questions का वो अच्छा है, मतलब जब मैंने पेपर एनालाइज किया तो मुझे समझ में आया कि कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के हैं, सारे बनाओ नहीं, लेकिन अगर 6 क्वेश्चन सामने आए तो कम से कम 4 तो अच्छे से बनना चाहिए थे, बहुत इजी क्वेश्चंस है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टुडे is about, again it is coming from your 10th class or 9th class basic propagation कि भैया आपका सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म क्या होता है अलग अलग प्लांट्स के अंदर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एजेंट है विच आर द फॉलोइंग एजेंट डज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट के प्रोपगेशन में जो मदद नहीं करता है थ्रू सीड डिस्पर्सल। 2018 सीडीएस सेकंड बैच का क्वेश्चन पेपर है। देखो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि सपोज एक प्लांट यहाँ पे है, इस प्लांट का ये प्लांट है अपना सीड या डिस्पर्स करना चाह रहा है, तो कौन सा ऐसे एजेंट है जो इसके सीड में डिस्पर्सल में मदद नहीं करेगा, नहीं करेगा पूछा है, करेगा नहीं पूछा है। नहीं करेगा में विंड, क्या बीज इधर इधर उधर उड़ के डिस्पर्स हो सकते हैं क्या हवा से, बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। फंगस, फंगस इज अ इंटरेस्टिंग केस। तो फंगस क्या है, फंगस का मतलब तुमको ऑलरेडी पता है, जो अपने ब्रेड मोल्ड वगैरह पे लग जाती है जब खराब हो जाती है तो, या इसके अलावा आपको दूसरी जगह मशरूम इज वन ऑफ द फंगस। सो ये जो चीज है फंगस से, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ये सीड को उठा के लेके जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। एनिमल्स ऑब्वियसली करते ही हैं, गाय भैंस बकरी ये सब जो भी फल फ्रूट्स खाते हैं तो इनके इंटेस्टाइन में और फिर बाकी अल्टीमेटली वो सीड जगह जगह पे उनकी बीट में या जो उनकी पॉटी होती है उसके अंदर निकल जाता है ना। तो एनिमल से तो होता ही है, और वाटर पानी से भी बीज इधर उधर होता ही है, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, तो आंसर क्या हो गया हमारा फंगस। आई बात समझ में ना। अब इसमें बताओ मेरे को कि क्या आप तुमको बायो पढ़ के जाने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया कौन है ऐसा जो आपका नहीं प्रोपोगेशन करेगा, डायरेक्ट आंसर था फंगस, क्योंकि हवा से होता है, पानी से होता है, जानवर भी खाते हैं, हम लोग खुद कई बार सीड वीड खा लेते हैं तो हमारी पॉटी में निकलता है, तो फिर वो बाद में जाके कहीं उग जाता है ना, होता है ये। राइट, अगला अगला क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द इंडिकेशन फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से चारों में से मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है। तो देखो मॉडिफाइड स्टेम के बारे में बात करी गई है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा है। पोटैटो, अनियन, पी और कैरेट पूछा गया है। देखो पोटैटो अगर आप जानते हो तो पोटैटो जो है आपका वो क्या होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ आई ऑन पोटैटो। सो ये बेसिकली आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पोटैटो की बात करें तो वो ट्यूबर है, और ट्यूबर की अगर अपन बात करते हैं तो ट्यूबर क्या है आपका मॉडिफाइड स्टेम के बारे में बात करता है।
स्केल फाउंड इन अनियन, ये क्या है आपका, ये लीफ है जो स्केल मिलता है ना, जैसे अपन जो प्याज खाते हैं या प्याज अपन ऐसे निकालते हैं तो वो जो एक एक करके ऐसे परत की परत निकलती है लेयर बाय लेयर, वो क्या है आपकी लीफ, इट इज अ लीफ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेंड्रिल की, तो ये आपकी लीफलेट है, इट इज योर लीफलेट। ऑब्वियसली अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता आपको कि क्या चीज क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना, मतलब यहाँ मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। और हेयर प्रेजेंट इन कैरेट, ये क्या है आपका, ये रूट हेयर्स हैं, तो ये रूट मॉडिफिकेशन है ना। और रूट हेयर्स भी कौन सी है, ये एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स। अच्छा, कैरेट खुद में क्या है अपने आप में, तो टैप रूट है, ध्यान रखना। कैरेट जो हम खाते हैं वो क्या है, वो एक जड़ होती है जो हम खाते हैं, और इट इज अ टैप रूट। टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट आपको ऑलरेडी पता ही होगा, है ना। तो आइएगा यहाँ पे एडवेंटिशियस। नेक्स्ट वन, अगली पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल is or are played by epididymis, vas deferens and seminal vesicles and prostate, prostate भी है साथ में, and prostate। तो ऑब्वियसली ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, है ना। मैं साथ साथ में तुमको टॉपिक्स भी बताता जा रहा हूँ, तो ये टॉपिक्स एटलीस्ट तैयार करना ही करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो आपके ऑर्गन्स है एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, इनका मेजर फंक्शन क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जहां जहां पे भी लिखा हुआ है वहां पे पहले क्रॉस मार दो, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का काम किसका है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे अंदर क्या है, मेल्स के अंदर टेस्टिस है, तो वहां पे तो होने से रहा। मैच्योरेशन, फिर यहाँ पे मैच्योरेशन आ गया, ये भी यहाँ पे गलत है, मैच्योरेशन भी आपका कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बचता है, मोटिलिटी, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी मोटिलिटी लिखा है, यहाँ पे भी मोटिलिटी लिखा है, और यहाँ पे सिर्फ मोटिलिटी के साथ ओनली लगा हुआ है, और ये ओनली की वजह से ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ना तो मैच्योरेशन होता है यहाँ पे, ना ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इन सब में। ऑलरेडी आपके टेस्टिस से, ये जैसे सपोज ये टेस्टिस है, वो दिस इज योर टेस्टिस, और यहाँ से आपका ये इस तरीके से मान लो एपिडिडाइमस डेवलप हो रही है, और उसके बाद में यहाँ से सपोज ये वास डिफरेंस निकल रही है, तो ये ऑलरेडी अंदर ही पूरा टेस्टिस में डेवलपमेंट हो चुका है, रेटेड टेस्टिस के थ्रू ये मूवमेंट होता है, तो ये ऑलरेडी डेवलप्ड स्पर्म्स जो होते हैं वही बाहर आता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई ना तो मैच्योरेशन आंसर हो सकता है, ना डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है, सिर्फ मोर्टेलिटी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, which of the following is a special type of milk produced by lactating mother, special type, कीवर्ड था special type of milk produced by lactating mother, essential for the development of immune response, immune response बनाने के लिए जो बच्चा है उसमें कौन सा लगता है। देखो अब यहाँ पे breast milk produced after a month of childbirth, अब देखो मान लेते हैं कि आज की डेट ले लेते हैं, कुछ भी मान लो आज x तारीख है, तो x तारीख को मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई बेबी का डिलीवरी हुई, तो वो तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में बाहर आ गया है ना, तो बाहर इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, तो क्या आप एक महीने बाद उसका इम्यून सिस्टम डेवलप करने जाओगे तो ये फायदेमंद होगा, या आप डायरेक्टली जैसे बच्चा पैदा हुआ है और उसको जो मिल्क माँ पिला रही है उस मिल्क में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हो तो ज्यादा फायदेमंद होगा। खुद से सवाल करो, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका अगर तुमने कोलेस्ट्रम वर्ड पढ़ा है, तो कोलेस्ट्रम जो होता है इसको हम लोग गोल्डन लिक्विड भी बोलते हैं या गोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा पीले कलर का होता है और इसके अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। कौन सी एंटीबॉडीज होती है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो IgA सिक्रेटरी एंटीबॉडीज होती है इसके अंदर, कोलेस्ट्रम के अंदर। और कोलेस्ट्रम क्या है आपका, फर्स्ट मिल्क, और तुम बोल सकते हो फर्स्ट डे मिल्क जो मदर से आता है बच्चे के लिए, और उसके अंदर ही आपका इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट होता है। ट्रांजिशनल मिल्क जैसा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे, मिनरलाइज मिल्क भी कुछ नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर अ मंथ ऑफ चाइल्ड बर्थ, ये बहुत लेट हो जाएगा, तब तक बच्चे को बहुत सारी बीमारियां हो चुकी होंगी, तो हमको पहले ही उसको इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कराना सीखना होगा। नेक्स्ट, अगली बात कही जा रही है आपसे कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सही ज्यादातर म्यूटेशन रेट होने के कारण को और आरएनए में बहुत तेजी से इवोल्यूशन को समझाता है। देखो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है ऑल्दो, बट कोरोना अगर आपको पता हो तो जो कोरोना है, कोविड वायरस जिसको अपन बोल रहे हैं, या कोरोना वायरस जो कोविड कॉज किया था जिसने, वो भी आपका एक mRNA वायरस था, इट वाज अ mRNA वायरस, और इसी वजह से उसके बहुत सारे म्यूटेंट्स आते गए, अभी तक भी डेल्टा और वो अलग अलग ओमिक्रॉन वगैरह ये सब आ ही रहे हैं, दूसरे दूसरे वर्जन भी, तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आरएनए जो है वो आपका अनस्टेबल है एज कंपेयर टू डीएनए, और उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से वो बहुत जल्दी अपने आप में चेंजेस लाता रहता है और म्यूटेट होता रहता है। अब इसके लिए तुमको ये पता होना जरूरी नहीं था कि ये बाकी तीन ऑप्शंस को एनालाइज करो। आरएनए कैन मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल ऑफ द होस्ट, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे क्या लेना देना है म्यूटेशन रेट का, कि लिविंग सेल में रहता है इस वजह से ज्यादा तेज म्यूटेट हो रहा है। मेटाबॉलिक प्रोसेस आर एब्सेंट इन वायरस, मेटाबॉलिक प्रोसेस उसके अंदर एब्सेंट है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि म्यूटेशन रेट क्यों ज्यादा है ना। उसके बाद में पूछा वायरस कैन रिमेन लेटेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, भैया ये तो सो रहा है यहाँ पे, तो अगर वो स्लीप में है, लेटेंट का मतलब क्या है कि कुछ काम नहीं कर रहा है,
तो उससे हायर म्यूटेशन रेट और फास्टर इवोल्यूशन कैसे समझ में आ रहा है? इसका सिर्फ एक ही आंसर है क्या कि अनस्टेबल है तो उसके ऊपर चीजें टकराती रहती है तो उसके अंदर क्या होता है, बदलाव होते हैं, और बदलाव होते हैं इस वजह से उसके अंदर म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन ज्यादा तेज होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, जरा इसको ध्यान से समझते हैं। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं और ये वही रीजन असर्शन टाइप का क्वेश्चन है 2018 में ही ये, लेकिन शिफ्ट वन का क्वेश्चन है ना। हम यहाँ पे शिफ्ट वन शुरू कर चुके हैं, यहाँ तक 2018 शिफ्ट टू था। शिफ्ट वन की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, एक पर्सन अ पर्सन में सफर फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस इफ ही और शी फ्रीक्वेंटली विजिट्स क्राउडेड प्लेस। ऑब्वियसली कोविड में भी यही सीन था कि भैया आपको बोला गया था दूरी रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, है ना, 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करो। तो ट्यूबरकुलोसिस एक इंसान को हो सकता है अगर वो यूजुअली, फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत बार, लगातार क्राउडेड प्लेसेस को विजिट करता है तो। ठीक है, फिर इसका बोला गया है ऐसा क्यों, तो स्टेटमेंट टू में वो बोल रहे हैं क्या कि बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो किसके, कमेंट में बताओ कौन से वाले से आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है, अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो कौन से बैक्टीरिया से होती है बताना जरा। तो बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स बाय स्नीजिंग एंड कॉफिंग, ये भी सही बात है ना, छींकने और खांसने से हमारी क्या होती है, जो ड्रॉपलेट्स होती है वो बाहर आती है और उससे ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये दोनों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं हमने, 10th क्लास में आया था ये। और वाई डू वी फॉल इल जो चैप्टर है, वाई डू वी फॉल इल, 9th एनसीईआरटी का चैप्टर है, उससे भी बन सकता है सवाल। ठीक है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में जब बात करते हैं हम, तो यहाँ पे पूछा गया है बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। both the statements are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Statement 1 is true but statement 2 is false. Statement 1 is false but statement 2 is true. ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि हमने तो बोला है कि भैया दोनों स्टेटमेंट सही है, बट क्या सेकंड ऑप्शन आपको नहीं लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ऑब्वियसली इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हम यही तो बोल रहे हैं कि भैया क्राउडेड प्लेस में जाओगे बार बार तो वहां पे क्या होंगे, लोग खांसेंगे छींकेंगे तो उस वजह से ड्रॉपलेट्स फैलेंगे और आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ए, कि स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट टू। आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड तुमको ये भी समझ में आया होगा कि डिजीज के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन योरसेल्फ दैट इफ यू आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस एंड इफ यू थिंक अबाउट इट कि हाँ यार ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि समझ में आ रही है बात कि बहुत ज्यादा खास छींकना ये सब चलता रहेगा जितना क्राउडेड प्लेस होगा, इस वजह से ज्यादा ड्रॉपलेट्स होंगी, ज्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होगा एंड डेफिनेटली यू हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग द डिजीज। सही है, राइट। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन रिलेटेड, सेम पैटर्न क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और टफ क्वेश्चन है, इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। यहाँ पे दो वर्ड्स को बहुत अच्छे से इंटरमिंगल किया गया है, एक है बायो एक्यूमुलेशन और एक वर्ड है बायो मैग्निफिकेशन, और इन दोनों वर्ड्स को मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आसान सवाल नहीं था। हाँ, जरा देख लेते हैं कि क्या वर्ड्स है दोनों और इसके बारे में समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखो, अगर हम बात करें तो पहले बोला गया है बायो एक्यूमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एन ऑर्गेनिज्म, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डायरेक्ट इन्होंने डेफिनेशन ही दे दी है बायो एक्यूमुलेशन की। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे लेवल्स जो है आपके हैवी मेटल्स के या पेस्टिसाइड्स के वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। जैसे हम लोग हैं, अगर हम इस तरीके से क्या करेंगे, कुछ चीज कंज्यूम करते जाएंगे तो जैसे हम बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एयर में रह रहे हैं तो वो एयर जब हम कॉन्स्टेंटली इनहेल कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके चीजें एक्यूमुलेट होती जा रही है। बट इस केस में बायो एक्यूमुलेशन में या तो हैवी मेटल्स का जैसे कि आपका मर्क्यूरी वगैरह हो गया वो, और पेस्टिसाइड्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि लार्ज फिशेस ऑफ द पॉन्ड are found to have higher concentration of pesticides than the plankton of the same pond, ये बेसिकली क्वेश्चन है आपका बायोमैग्निफिकेशन का। और बायोमैग्निफिकेशन जो है इट टॉक्स अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स वाया फूड चेन। की इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, याद रखना, वाया फूड चेन। फूड चेन के थ्रू क्या होता है, जैसे आप छोटी चीजों को बड़ी चीजें खाती है तो छोटी छोटी चीजों के अंदर छोटा पोल्यूशन होता है, वो बड़ी चीजों के अंदर और एक्यूमुलेट होता है, फिर और बड़ी चीजें उनको खाती है तो और एक्यूमुलेट होता है, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन के थ्रू चलता है ये वर्ड जो है नीचे वाला, ये बायो एक्यूमुलेशन का सही वर्ड है, ये बायोमैग्निफिकेशन का सही वर्ड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है और इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या है, दोनों ट्रू तो है बट स्टेटमेंट टू जो है वो वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता है, बी। ये बात समझ में आई? अच्छा सवाल था ये, इजी क्वेश्चन नहीं था, ये दो वर्ड्स पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन एक्यूमुलेशन, तब ये बन पाएगा, ऑल्दो बहुत टफ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं फिर। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ट्रू फिश, अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कंसीडर करते हुए कहें तो इनमें से कौन सी है? सबसे पहले ये सिल्वर फिश। देखो भैया ये कोई मछली नहीं है, ये एक इंसेक्ट है आपका,
सिल्वर फिश, अगर तुम फाइलम चेक करोगे इसका तो इंसेक्ट में आता है ये। जेलीफिश, ये आपकी एक निडेरियन है, निडेरिया में आती है ये, है ना। कटल फिश, ये एक मोलस्क है, ये कहाँ है, एक मोलस्क है। मोलस्क मतलब सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स और वो सारी चीजें। फ्लाइंग फिश, या दिस इज अ फिश। एंड इंटरेस्टिंगली यही आंसर है, डी वाला। मतलब इंटरेस्टिंग, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगेन थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस यूज करना था, लेकिन हाँ अगर नहीं आता तो फिर नहीं आता है। लेकिन फ्लाइंग फिश तुमने पढ़ा होगा, ये 10th क्लास में शायद, या मेरे टाइम पे 10th क्लास में इंग्लिश में या कहीं से में एक चैप्टर था इससे रिलेटेड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट जरूर था, जरूर फ्लाइंग फिश। लेट्स मूव ऑन। अगली है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल डज फैट गेट स्टोर्ड। कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फैट स्टोर होता है? बहुत ही सिंपल आंसर है, एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स वो जगह है जहां पे हम फैट को स्टोर करते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? ये आपका कार्टिलेज से रिलेटेड है, कार्टिलेज का काम करता है ये। ऑस्टियोसाइट बोन से रिलेटेड है, बोन्स बनाने में मदद करता है ये, कार्टिलेज बनाने में। और रेटिकुलोसाइट्स जो है वो क्या है? दीज आर इमेच्योर आरबीसीज, इमेच्योर आरबीसीज। ये आरबीसीज जो है ये इमेच्योर होती है, फिर ये आगे जाके रेटिकुलोसाइट से क्या बनती है? मैच्योर आरबीसी बनती है। ठीक है, सिंपल है, परफेक्ट। अगली बात, which of the following pair about organ and part that help in locomotion is not correctly matched, not correctly matched, important। यूग्लिना में फ्लैजिलम होता है, बिल्कुल सही बात है। सिंगल यूग्लिना का तुमने अगर डायग्राम देखा होगा तो तुमने ऐसा फ्लैजिला देखा होगा उसके अंदर कुछ इस तरीके से, नहीं ऐसा कुछ कुछ इस तरीके से, तो ये यूग्लिना इस तरीके से रहता है हमारे पास में। पैरामीशियम के पास में सीलिया होता है, हाँ अगेन पैरामीशियम के पास में सीलिया होता है अपने पास में। इस तरीके से स्लीपर लाइक अरेंजमेंट देखते हैं अपन, यहाँ पे ट्यूब होती है और यहाँ पे हम पूरा क्या देखते हैं, ऐसे सीलिया देखते हैं। तो दिस इज अगेन कंप्लीटली वैलिड पॉइंट। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, दोनों बातें सही है। नेरिस के अंदर सूडोपोडिया, नहीं ये गलत है। नेरिस के अंदर होता है पैरापोडिया, अगेन एनसीईआरटी से पिक किया हुआ क्वेश्चन है। पैरापोडिया, नेरिस के अंदर क्या मिलता है? पैरापोडिया, नॉट अ सूडोपोडिया। दिमाग लगाओ, सूडोपोडिया तो है ही नहीं। सूडोपोडिया का होता है अमीबा वगैरह में होता है ना, अमीबा, अमीबा में हम सूडोपोडिया के बारे में बात करते हैं। तो स्टार फिश में ट्यूब फिट, अगेन ये सही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो नॉट करेक्टली पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर क्या है? नेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग केस, इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन से सवाल आए भैया, पहले भी आए, आगे भी आएंगे, तो अच्छे से तैयार रखो क्लासिफिकेशन। वेरी, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये सेल बायोलॉजी के, सेल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आसान सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुमने गोल्जी के बेसिक फंक्शंस पढ़े हैं तो गोल्जी के बेसिक फंक्शन में हम पढ़ते हैं कि इट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज। देखो कॉमन सेंस लगाओ, लाइसोसोम क्या कहानी है? ये एक सेल है, सेल के अंदर ये हमारा एक न्यूक्लियस है, यूजुअली न्यूक्लियस जो होता है सेंट्रली प्लेस्ड होता है, ये न्यूक्लियस है। आपसे पूछा गया है कि लाइसोसोम कौन बनाता है। अच्छा हाँ, पैरामीशन का डायग्राम इधर भी है भैया, ये देख सकते हो तुम, सीलिया, भूल गया था इधर लगाया था मैंने, ये सीलिया दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे आपके पास में न्यूक्लियस से गोल्जी बनाने का कोई चांस ही पता नहीं होता है। न्यूक्लियस बचपन से हम पढ़ते आ रहे, कभी हमने नहीं देखा कि लाइसोसोम या इस तरीके का गोल्जी वगैरह बना रहा है वो। ईआर, ईआर जो है ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस करने से और लिपिड सिंथेसिस करने से रिलेटेड है। एसईआर लिपिड सिंथेसिस, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्गी बॉडी या गोल्जी बॉडी ये आपका पोस्टमैन है, क्या है ये? पोस्टमैन है सेल का। और या दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। राइबोसोम अगेन प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत ही इजी एलिमिनेटेबल ऑप्शन है ये, तो कोई ज्यादा इसमें चोट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग सम पॉइंट्स। देखो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए उसमें मैंने एक चीज को नोटिस करा है या ध्यान रखा है कि मैं तुमको लॉजिकल कंजेक्चर करना सिखाऊं। तुम इस चीज को समझो कि मैं पेपर सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, मैंने समझा कि यार बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं इन सबके। न्यूक्लियस का कभी बेसिक फंक्शन में लाइसोसोम पढ़ा है? नहीं पढ़ा। ईआर में पढ़ा? नहीं पढ़ा। राइबोसोम में तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ा, तो मैंने गोल्जी को पिक किया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। थोड़ा सा काम शांत मन से अगर तुम चीजों को समझ के करोगे तो आसानी से हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन नाउ, ये इट इज अ टफ क्वेश्चन, लेट मी जस्ट accept it, it is a tough question, not an easy question. A protein is synthesized in the endoplasmic reticulum bound ribosome and is targeted to the inner thylakoid space of chloroplast. How many double layered membrane layers it has to pass to reach its destination? तो इससे बोला गया है आपको कि आपको इनर थैलेकॉइड स्पेस में डालना है। तो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में सीन क्या होता है। ये कुछ ऐसा है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। यूजुअली ये डायग्राम सही नहीं है बट अभी के लिए अपन इसी से काम चला लेते हैं। और ये इसका थैलेकॉइड हो गया, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे करके इसका
थैलेकॉइड हो गया। आपसे पूछा गया है कि एक प्रोटीन है जो आपको सिंथेसाइज किया गया है ईआर बाउंड राइबोसोम्स के द्वारा और उसको हम इनर थैलेकॉइड स्पेस में डाल रहे हैं, मतलब हम डाल रहे हैं इधर, दिस इज द प्लेस वेयर वी आर टारगेटिंग द प्रोटीन। तो इनर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है आपके पास में, इनर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में आपका प्रोटीन इंसर्ट करवाना है। कहां से इंसर्ट करवाना है, ईआर में से। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। अब जरा इसको समझ लेते हैं। देखो अगर मैं यहां से घुसूंगा, यहाँ पे मान लो मैं साइटोसोल में मेरा प्रोटीन पड़ा है, तो मुझे कहां कहां से घुसना पड़ेगा, पहले तो मेरे को ये वाली लेयर क्रॉस करना पड़ेगी, ये पहली लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने दूसरी लेयर क्रॉस करी, ये दूसरी लेयर, और फिर मुझे घुसना कहा यहाँ पे, तो मैंने क्रॉस करी तीसरी लेयर। इसलिए आंसर क्या हुआ इसका, 3। ये आसान सवाल नहीं था, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ईआर में ये, अब इस लेवल का क्वेश्चन, ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये 11 12 के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। एंड यही मैंने बात कही कि 6-7 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे, बट ऑब्वियसली पीछे के क्वेश्चन कितने इजी थे फिर वहां पे, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टफ है, इसका आंसर 3 क्यों है, क्योंकि हम एक यहाँ पे क्रॉस करेंगे, एक बार यहाँ क्रॉस करेंगे, और एक बार थैलेकॉइड में घुसने के लिए एक बार यहाँ क्रॉस करेंगे। इस वजह से 3 लेयर्स यहाँ पे हमको क्रॉस करना पड़ेगी, तब जाके हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। लेट्स मूव ऑन। अगला है आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ इज करेक्ट। लिम्फ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। लिम्फ कंटेंट ब्लड सेल्स सच एज आरबीसी, नो, आरबीसी तो होती ही नहीं भैया, नहीं तो लाल कलर का होता लिम्फ, तो ये तो सही नहीं है। लिम्फ इज सर्कुलेटेड बाय ब्लड सर्कुलेटिंग हार्ट, नो, ब्लड सर्कुलेटिंग हार्ट अलग सिस्टम है, लिम्फ सर्कुलेटिंग सिस्टम अलग है। लिम्फ कहाँ चलता है आपका, लिम्फ चलता है इंटर टिश्यू फ्लूइड, है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो, टिश्यूज और सेल्स के बीच में होता है। इंटरसेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर और ब्लड वेसल्स में नहीं चलता, वो ब्लड वेसल्स में ब्लड चलता है। तो इस वजह से लिम्फ जो है वो आपका ब्लड सर्कुलेटिंग हार्ट के थ्रू सर्कुलेट नहीं होता है। तो लिम्फ सर्कुलेट कैसे होता है, लिम्फ सर्कुलेट होता है जब हम चलते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और उस वजह से लिम्फ पंप होता है और लिम्फ में मूवमेंट होता है। लिम्फ में पैसिव मूवमेंट है, एक्टिव सर्कुलेटिंग मूवमेंट नहीं है। lymph only transport hormones, नहीं, lymph not only transport hormones, it also transport some different concepts, WBCs वगैरह का मूवमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें रहती है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये क्या है, सही है। ये क्या है स्टेटमेंट, lymph is formed due to leakage of blood through capillaries। तो जो प्रेशर से आपका कैपिलरीज है, जैसे ये कैपिलरीज है, तो आपका जो प्रेशर से यहाँ पे ब्लड चल रहा है, तो थोड़ा बहुत फ्लूइड इसका यहाँ से ऐसे लीक करता रहता है और इसी से बनता है आपका इधर क्या, लिम्फ। आई बात समझ में, आरबीसीज नहीं होती, ध्यान रखना। अगली बात, which of the following classes of animal have 3 chambered heart। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी क्वेश्चन, हमेशा याद रखो, पाइसिस, है ना। फिर उसके बाद में आपके पास में क्या आ गया, पाइसिस के बाद क्या बचता भैया, एव्स से शुरू करते, चलो एव्स, पाइसिस और एव्स, लेकिन अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे, एव्स है क्या ऑप्शन में नहीं है ना, तो पाइसिस से हो जाएगा हमारे पास। पाइसिस हो गया, फिर हो गया आपका रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाइसेस जो है इसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस के अंदर भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रेप्टाइल में एक चीज याद रखनी है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, और 4 चैम्बर्ड हार्ट किसके अंदर होता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, जरा बताना दो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ तुम लोगों के लिए। क्रोकोडाइल जो है वो रेप्टाइल है या एम्फीबियन है, थिंक अबाउट इट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। और ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ये सही लिखा है या इसमें कुछ गड़बड़ है, हो सकता है गड़बड़ भी हो, है ना, हो सकता है एम्फीबियंस यहाँ आते हो, रेप्टाइल्स इसके नीचे आते हो। कौन सा बेटर है, मतलब कौन सा मैमल्स के पास में है ज्यादा, रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस, ये आंसर करना है। और मैमल्स में हम लोगों के अंदर कितना होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। आपसे पूछा है 3 चैम्बर्ड हार्ट किसके अंदर मिलता है, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट आपको मिलता है कहाँ का, 2 जगह लिखा हुआ है ना, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में। ठीक है, पीसीज में 2 चैम्बर्ड हार्ट है और बाकी दोनों ये तो अलग अलग है, ओनली ओनली का ऑप्शन है, बट ये सही आंसर दोनों ही है। ठीक, लेट्स मूव ऑन, इसका आंसर करना कमेंट में। चलो, नाउ वी हैव accumulation of which of the following leads to the cramp of muscle। अभी तो बहुत ही बेसिक बचकाना सवाल है, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से होता है। इथेनॉल, हमारे अंदर कहाँ से इथेनॉल डेवलपमेंट होने लगेगा, इथेनॉल हम लोग फर्मेंटेशन वगैरह करें तो हो सकता है, लेकिन हम लोग इस तरीके का इथेनॉल प्रोडक्शन वाला फर्मेंटेशन नहीं करते हैं मेटाबॉलिज्म में। पायरुविक एसिड ग्लूकोज का यूजुअल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, इसके एक्यूमुलेशन से क्रैम्प नहीं होता, ग्लूकोज से तो ऑब्वियसली नहीं होता। लैक्टिक एसिड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड। नाउ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बट अगेन ये भी बनाया जा सकता है। सिर्फ ऑप्शंस को ध्यान से देखो, लिथियम, क्या लिथियम से वाटर कंटेंट का डेवलपमेंट कुछ हो सकता है, हमारी बॉडी में हमने कब देखा है कि लिथियम मिलता है, वरना हमारी बॉडी में से निकाल निकाल के बैटरीज बना लेते हैं, नहीं मिलता ना, तो लिथियम आंसर ही नहीं हो सकता है। रूबिडियम भी सेम, हम कभी नहीं पढ़ते इस तरीके से चीजें को। और सीजियम जो है, सीजियम का भी कोई खेल नहीं है। देखो वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड डायरेक्टली आपका ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, ब्लड वॉल्यूम से रिलेटेड है,
तो इस वजह से आपको वाटर कंटेंट को मेंटेन करना मतलब प्लाज्मा को मेंटेन करना और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। इसी वजह से जो मेजरली हम इसमें बात करते हैं वो है पोटेशियम। दूसरा एक आंसर और हो सकता है इसके अंदर, वो क्या है, सोडियम। सोडियम एंड पोटेशियम, इन दोनों के लेवल्स के थ्रू आप वाटर कंटेंट को मेंटेन करते हो। इसमें कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑब्वियसली आपको आंसर पता है, इट इज किडनी। ठीक है, अगली बात, कौन सा ऐसी गैस है जिसको अगर आप पानी में मिलाओगे तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, और ये हमारी बॉडी में भी होता है, पता है। जब हम बहुत ज्यादा ये इस तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है आजकल एक नया ऐड आ रहा है ना, वो बिरयानी के साथ तूफान पीने वाला, तो वो तूफान अगर आप सो कॉल्ड तूफान पीते हो, तो तूफान पीने के अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या जाती है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, और जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो ये H2O के साथ में रिएक्ट करके, जब बहुत सारे CO2 होती है तो ये बनाती है H2CO3, which is your acid, a weak acid called carbonic acid, and this carbonic acid dissociate into H plus and HCO3 minus, और ये जो H plus का डिसोसिएशन का पावर है इसका, जो ये डोनेट कर सकता है प्रोटॉन, इसी वजह से हमारे अंदर एसिडिक सोल्यूशन डेवलप होने लगता है। तो ऑक्सीजन से कुछ नहीं है, नाइट्रोजन से कुछ नहीं है, हाइड्रोजन से कुछ नहीं है, CO2 इज द करेक्ट आंसर। अगेन थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि कहाँ से CO2 से ये डेवलपमेंट हो सकता है क्या, ये 10वीं क्लास से पूछा गया है भैया, 10th क्लास में आता है ये लाइफ प्रोसेसेस। अगला, which of the following element is essential for the formation of chlorophyll? क्लोरोफिल बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, रटा रटाया सवाल, मैग्नीशियम। आयरन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीमोग्लोबिन के लिए। पोटेशियम जो रिस्पॉन्सिबल है वो आयन, आयन के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आयन बैलेंस बॉडी में भी और सेल में भी। और इसके अलावा कैल्शियम जो है ये आपकी बोन्स वगैरह के लिए और बाकी सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग सिग्नलिंग चलाने के लिए हमारा कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आयन याद रखना, हीमोग्लोबिन, मैग्नीशियम याद रखना है, क्लोरोफिल आ सकता है सवाल वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो आपके सिल्क फाइबर को एकदम लस्चरस शाइनी अपीयरेंस देता है, मतलब बहुत ही मखमली और चमकदार, तो उसका आंसर है आपके पास में क्या, फाइब्रिन। कोलेजन जो है वो सिल्क में नहीं मिलता है, नेक्टिन जो है वो भी सिल्क में नहीं मिलता है, कोलेजन जो है वो हमारी बॉडी वगैरह में और एनिमल बॉडीज में मिलता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ठीक है, एक दो चीजें और बता देता हूँ चलो कोलेजन से रिलेटेड। जो स्कर्वी नाम की एक बीमारी सुनी होगी तुमने, स्कर्वी, जो विटामिन कौन से, सी की कमी से होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर कोलेजन ढंग से नहीं बनता है, तो स्कर्वी में कोलेजन ढंग से नहीं बनता है तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आती है, और विटामिन सी की कमी से होता है ये। इसके अलावा सेरिसीन जो है, सेरिसीन जो है ये आपका कुकून से रिलेटेड है, और कुकून को बांधने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सेरिसीन, एक गम की तरह होता है। फाइब्रिन जो है ये इससे सिल्क बनता है, और सेरिसीन जो है इसको गोंद की तरह चिपका के रखता है, इसीलिए हम सेरिसीन को ब्रेक करने के लिए बॉइलिंग वाटर में ये जो रेशम के कीड़े होते हैं इनको बॉईल करते हैं, ताकि सेरिसिन ब्रेक हो और हम इस फाइब्रिन को निकाल सकें और इससे सिल्क बना सकें। आई बात समझ में, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, सेरिकल्चर के कॉन्सेप्ट में आएगा ये। ब्लू बेबी सिंड्रोम, अगेन ये टफ क्वेश्चन है, इजी नहीं है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ, अब कुछ बुक्स में या कुछ जगह पे इसका आंसर नाइट्राइट्स दे रखा है, बट नाइट्राइट्स करेक्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर है नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स की जब पॉइजनिंग होती है तो आपके आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और जब वो कम ऑक्सीजन कैरी करने लगता है तो आपका जो बच्चे का कलर होता है पूरा, मतलब स्किन कलर, वो ब्लूइश होने लगता है, और इसी वजह से हम बोलते हैं उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम, कि बच्चा जो है वो नीला पड़ने लगा है। तो नाइट्रेट्स की वजह से होता है, सल्फाइड, सल्फेट और नाइट्रेट, नाइट्राइट तीनों गलत है, नाइट्रेट इज द करेक्ट आंसर, NO3 माइनस। ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देके इसको अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का। अगेन अगला सवाल है, आपसे पूछे गए हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज है और उनके फंक्शन। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान सवाल अभी तक अपन ने नहीं देखा। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी। तो अब ए का 4 देख लो कहाँ पे, ए का 4 सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो 2 एलिमिनेट कर दिया अपन ने। क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस होता है, बी का 1 कहाँ का दिख रहा है, बी का 1 ए की जगह दिख रहा है, ये रहा बी का 1 सी में है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन से सवाल बन रहा है, बताओ इसमें क्या दिमाग लगाना है। वैसे तुमको ये भी पता है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और लाइसोसोम डाइजेशन करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। 4 1 2 3 सिंपल, बहुत ही आसान यार, है ना। तो 4 1 2 3 जो है इसके बेसिस पे आपका अरेंजमेंट बन जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हुआ। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये अगेन इट इज अ टफ क्वेश्चन, है ना, ये आसान सवाल नहीं है, और अगर इस तरह का क्वेश्चन तुमको एक्चुअल एग्जाम में आता है और नेगेटिव्स हैं तो इस वजह से इसको छोड़ देना। ये सवाल मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होगा अगर आपने डिटेल में प्रो इंसुलिन और इंसुलिन का डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है, तो इस वजह से इसको ड्रॉप करना ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा।
बट फिर भी अगर पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ. Human insulin molecule is composed of one alpha chain which is having 21 amino acids and one beta chain having 30 amino acids. How many functional insulin gene occur in an adult human? तो देखो हमारे पास में यूजुअली हर जीन की 2 कॉपी होती है क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे पास ये 2 जीन की कॉपीज होती हैं. तो इससे डायरेक्टली आंसर तो 2 हो गया. लेकिन अगर रिसर्च पेपर पढ़ोगे, वैसे मुझे नहीं लगता है कि तुम पढ़ोगे, बट अगर पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि फंक्शनल जीन एक ही है जो काम करती है. ऑल्दो आंसर इसमें 2 दे रखा है बट इसका करेक्ट आंसर 1 होना चाहिए क्योंकि एक ही फंक्शनल कॉपी होती है और उससे हमारा काम हो जाता है. जो दूसरी वाली होती है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहती है. ये पहली एक कॉपी से हमारा काम काज चल जाता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है और उसको आप क्या कहोगे, चाहे वो पॉन्ड में हो, ओशन में हो, फॉरेस्ट में हो. तो देखो हमेशा ध्यान रखना है एक हायरार्की. जब भी आप इकोलॉजी की बात करते हो तो इकोलॉजी में हमेशा शुरू होता है इंडिविजुअल. इंडिविजुअल जो है तो एक जैसे इंडिविजुअल, एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन. जब पॉपुलेशन बनती है तो पॉपुलेशन मिलकर बनाती है कम्युनिटी. और जब कम्युनिटी बनती है तो कम्युनिटी मिलकर बनाती है इकोसिस्टम. जब इकोसिस्टम मिलते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं बायोम. जब बायोम मिलते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं लैंडस्केप. और जब लैंडस्केप मिलते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं क्या, आपकी पूरी धरती, जिसको आप बोलते हो बायोस्फीयर. तो इसी वजह से हम बात कर रहे हैं कि अगर बहुत सारी कम्युनिटीज एक साथ मिल जाएंगी, तो अगर बहुत सारी कम्युनिटीज एक साथ मिल जाएगी तो कम्युनिटीज क्या बनाएंगी, इकोसिस्टम. और जब वो इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम देखो कहाँ पे दे रखा है, लास्ट वाला दिख रहा है क्या, इकोसिस्टम, ये इसका आंसर है. एबायोटिक एनवायरनमेंट, यार आप बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात कर रहे हो, आप लिविंग चीजों की बात कर रहे हो, आप नॉन लिविंग कैसे बोल सकते हो. कम्युनिटी, खुद कम्युनिटी अपने आप में कम्युनिटी नहीं कहलाएगी. बायोम मैंने बताया, बायोम कब होगा, जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके जो चीजें बनाते हैं उसको बायोम बोलते हैं. तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बट ये हायरार्की आपको याद होना चाहिए. इंडिविजुअल्स, देन पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, लैंडस्केप एंड देन बायोस्फीयर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन, जो यूरिन की फाउल स्मेल होती है, गंदी सी जो बदबू होती है एक हेल्दी मैन के, तो जब हम मतलब जैसे सुलभ शौचालय तुमको पता होगा, आजकल तो सुलभ शौचालय में काफी अच्छी सफाई रहने लगी है, लेकिन पहले के जमाने में या पहले के टाइम पे जो पब्लिक टॉयलेट्स होते थे वो एक बहुत ही पंजेंट स्मेल, बहुत तीखी स्मेल आती थी जब आप वहां से गुजरते थे. वो स्मेल होती थी अमोनिया की. तुमने केमिस्ट्री में जब बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा अमोनिया की स्मेल का, तो जब अमोनिया की स्मेल टेस्ट ट्यूब से लेते हुए गलती से एकदम तेज खींच देता तो यहाँ पे बहुत तेज लगती है उससे, हाँ, अमोनिया की स्मेल से. वो क्यों होता है, क्योंकि अमोनिया की जो स्मेल होती है वो बहुत पंजेंट, बहुत तेज चुभने वाली होती है. और इसी वजह से इसका सही आंसर क्या है, यूरिया गेट्स ब्रोक डाउन इनटू अमोनिया. तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिया को ब्रेक कर देते हैं उसको यूज करने के लिए अपने कार्बन सोर्स के हिसाब से, और उसको अमोनिया में ब्रेक कर देते हैं. तो यूरिया क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये है यूरिया. इसमें से वो कार्बन को यूज करने के लिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आपका क्या बना देते हैं, अमोनिया. और अमोनिया जब बनता है तो ये अमोनिया जो होता है ये स्मेल करता है. लिपिड इंटू मीथेन, इसका कोई लेना देना नहीं है. शुगर इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हम भी रिलीज करते हैं, कौन सी स्मेल आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड का यूरिया से सल्फर डाइऑक्साइड बनने का बहुत अलग मैकेनिज्म है और कोई रिलेवेंस भी शो नहीं होता है, क्योंकि सवाल पूछा गया है कि स्मेल ऑफ यूरिन से कैसे बन रहा है. तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल है, तो जब प्याज की स्मेल आती है, सड़े हुए प्याज या जो प्याज की एकदम तेज सी स्मेल आती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आती है. सॉरी, वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिलेटेड आती है, H2S. सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका दूसरा स्मेल है, ये इससे रिलेटेड नहीं, सॉरी ये गलत बता दिया था मैंने. प्याज जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिलेटेड है, H2S. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन एज वेल. अगर आपको सी वाटर का डीसैलिनेशन करना है, मतलब उसमें से नमक को बाहर करना है, तो आपको रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ेगा. तो रिवर्स ऑस्मोसिस करने के टाइम पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है. तो पहले थोड़ा सा वो समझ लेते हैं. ठीक है, देखो अगर हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस के बारे में, तो जैसे यहाँ पे मैं एक टेस्ट ट्यूब बना देता हूँ. ये हो गई हमारी एक ट्यूब. हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई. मुझे लगता है कि आपको सभी को पता होगा कि ऑस्मोसिस कैसे किया जाता है. ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना. यहाँ पे हमने क्या किया, इधर हमने सॉल्यूट्स भरे. और ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या होता है, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन होता है कि आपका जो वाटर मूवमेंट है वो कहाँ से होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थोड़े से सॉल्यूट्स हैं, तो क्या होगा, पानी इधर से मूव करके इधर आने लगेगा, तो इधर पानी कम हो जाएगा और इधर पानी ज्यादा हो जाएगा. इधर सॉल्यूट्स कम है ना, इधर सॉल्यूट्स क्या है, ज्यादा है. तो इधर सॉल्यूट ज्यादा होने की वजह से, सॉल्यूट दिख रहे हैं क्या तुमको, थोड़े बड़े बना देते हैं, लो मजे करो, सॉल्यूट भी देख लो. ठीक है, और इधर सॉल्यूट्स क्या है, थोड़े कम है. तो ये जिधर ज्यादा सॉल्यूट्स है, इधर क्या होगा, पानी मूव करने लगेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जिस प्रेशर से पानी इधर आ रहा है उस प्रेशर को रोकने के लिए मुझे जितना प्रेशर यहाँ से लगाना पड़े उसको ही बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर. जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में नहीं आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा. तो अगर यहाँ पे दो चैम्बर है ऐसे, ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन A और B,
ए से बी की तरफ मूवमेंट हो रहा है पानी का, और मैंने यहाँ से इसके इक्वल प्रेशर लगा रखा है, तो ये मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जितना इधर से पानी का दबाव आ रहा है उतना ही मैं ऊपर से दबा दे रहा हूँ, तो पानी का मूवमेंट रुक जाएगा। जैसे मान लो जितना इधर से दबा, तो इधर से मान लो 1 न्यूटन प्रेशर लग रहा है, मैंने भी ऊपर से 1 न्यूटन प्रेशर लगा दिया, तो इक्वल हो गया। इस वजह से यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो यहाँ पे जो ये पानी बढ़ा है, इस वाले पानी से जो ये पानी बढ़ा हुआ है, ये किसकी वजह से बढ़ा हुआ है? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से बढ़ा हुआ है। रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मतलब है? अब इसका उल्टा, रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करेंगे, हम एक तरफ से प्रेशर लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जिधर ज्यादा सॉल्यूट्स है, अपन उधर से जिधर कम सॉल्यूट्स है उस तरफ पानी भेजने की कोशिश करेंगे। तो हम इधर से क्या करेंगे, एक पिस्टन लगाएंगे, और पिस्टन लगा के यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, और इसकी वजह से रिवर्स उल्टा मूवमेंट करवाएंगे पानी का, जिसकी वजह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होने की वजह से सॉल्यूट्स में आपके यहाँ पे रुक जाएंगे, नमक वगैरह, और आपका जो प्योर पानी होगा वो यहाँ आ जाएगा। इधर आप एक आउटलेट रखोगे जिसके थ्रू आप सारा पानी इकट्ठा कर लोगे। तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि आपका यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है, ये ऊपर से जो पिस्टन से प्रेशर लग रहा है, वो क्या होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि ऑस्मोसिस के उल्टा काम करे, तो जितना प्रेशर से पानी इधर आ रहा था उसके इक्वल अगर मैं प्रेशर लगा रहा था तो ऑस्मोटिक प्रेशर था। तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा पानी उल्टा जाए, इधर ना आके उधर जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इस प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो पानी उल्टा चलने लगेगा, और उल्टा चलने लगेगा तो हम क्या बोलेंगे, लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझ में आई बात? तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जिधर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है, उधर पानी मूव करने लगता है, और अल्टीमेटली आपको प्योर वाटर या फिर डीसेलिनाइज्ड वाटर मिलने लगता है। ठीक है, तो सी वाटर का प्यूरिफिकेशन हम इस तरीके से करते हैं। आरओ जितने भी तुमने सुने हैं, ये जो घर में आरओ वगैरह लगे होते हैं, ये सारे इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन एंड ऑल्सो एंजॉयड दिस सेशन। अगेन इफ यू वांट टू अटेम्प्ट द टेस्ट, दिस इज अ लिंक, या तो तुम नीचे जाके इस पे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इस क्यूआर को स्कैन करो और आपको डायरेक्टली वो टेस्ट मिल जाएगा, एंड देयर यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट। ठीक है, सो see you in the part 2 of CDS biological PYQs. Thank you for your time guys, I hope you enjoyed it, and Jai Hind.